गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18 मई। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो रसिया की वैक्सीन है स्पुतनिक 5, इसके लिए काफी स्टेट्स ने अपना इंटरेस्ट शो करा है। जो स्पुतनिक 5 है वो रसिया की वैक्सीन है और इसका जो मार्केटिंग पार्टनर है वो है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। ये है इसकी मार्केटिंग पार्टनर। तो यानी किसी को भी अगर ये मेडिसिन परचेज करनी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से कंटेक्ट करेंगे। तो जो स्टेट है, लगभग 8 स्टेट ने उन्होंने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से कांटेक्ट करा है और उन्होंने अपनी अपनी जो वैक्सीन डिमांड है, जो भी है, उसकी मांग रखी है। इसमें जो है ये जो स्पुतनिक 5 है ये 2 डोज वैक्सीन है। इसमें आपको 2 डोज लेनी पड़ेगी और जिसकी कॉस्ट बताई गई है वो बताई गई है आपके 995 रुपीज। जबकि ये कॉस्ट जो है, ये अगर सिटीजन्स वगैरह हैं तो उनके लिए कॉस्ट कितनी पड़ेगी? ये पड़ेगी आपको 1200 से लेकर 1250 तक का। यहाँ पे स्पुतनिक 5 है, उसकी जो है वो 2 कंसाइनमेंट अब तक आ चुकी है इंडिया में। 2 कंसाइनमेंट अब तक आ चुकी है। ऐसा हम देख रहे हैं कि स्पुतनिक 5 क्यों जरूरी है। तो स्पुतनिक 5 को इमरजेंसी यूज के लिए डीजीसीआई ने अभी 1 हफ्ते पहले मंजूरी दे दी थी। और ये क्यों दी थी? क्योंकि हमने देखा था कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इनकी शॉर्टेज पड़ गई है। गवर्नमेंट ने 1 मई से 18 से 44 के एज ग्रुप को अलाउ कर दिया था वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन फिर देखा गया कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज की वजह से काफी स्टेट ने इसे होल्ड कर दिया। इसके लिए जरूरत फील हुई तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो और भी कंट्रीज से वैक्सीन रिलेटेड नेगोशिएशन कर रही है। इसमें इस समय इंडिया में 3 वैक्सीन प्रेजेंट हैं, 2 भारत के कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो तीसरी है वो स्पुतनिक 5 है। स्पुतनिक 5 का जो कॉस्ट बताया जा रहा है कि वो आगे आने वाले कुछ महीने में जुलाई तक इसे कम कर दिया जाएगा। जो 1200 से 1250 है उसे कम कर दिया जाएगा। ये कम कैसे होगा? इंडियन कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करने लगेंगी। यहाँ पे एक वैक्सीन है स्पुतनिक लाइट। ये भी जो है स्पुतनिक लाइट है, ये रसिया की वैक्सीन है। स्पुतनिक 5 और स्पुतनिक लाइट में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस यही है, ये जो वैक्सीन है ये 2 डोज वैक्सीन है, जबकि ये जो वैक्सीन है ये सिंगल डोज वैक्सीन है। इसमें आपको बस सिंगल डोज लेनी पड़ेगी। स्पुतनिक लाइट के लिए अभी रसिया में भी इसके लिए रिसर्च वगैरह कर लिया गया है और क्लिनिकल ट्रायल कर लिया गया है और परमिशन के लिए रुका हुआ है। और जब ये इंडिया में आएगा तो इंडिया में भी इसका डीजीसीआई द्वारा परमिशन लिया जाएगा। जब डीजीसीआई एक बार परमिशन दे देगी तो फिर स्पुतनिक लाइट भी इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। ये जो अगला आर्टिकल है वो काफी न्यूज में रहा है, 2-3 दिनों से काफी न्यूज में रहा है। अगला आर्टिकल है क्या? ये जो है वो सिचुआन एयरलाइंस से है। ये आर्टिकल क्यों दिया गया है आइए समझते हैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ में। हुआ क्या था कि इंडिया जो है वो चाइना से काफी मात्रा में, काफी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है। तो कुछ दिनों से क्या देखा जा रहा था कि जो रॉ मटेरियल्स है यहाँ पे और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट करे जा रहे हैं, तो इनकी कॉस्ट जो है वो डे पर डे बढ़ती जा रही थी। इससे क्या हो रहा था? इससे जो आम लोग हैं उनके लिए भी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी, भारत सरकार के लिए भी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट से कहा, इस बारे में नेगोशिएशन करा। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि डिमांड इसकी ज्यादा है और सप्लाई कम है, इस वजह से इसके दाम बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या था, ये सिचुआन एयरलाइंस वाला गेम क्या है? तो सिचुआन जो एयरलाइंस है वो चाइनीज एयरलाइंस है और ये क्या करती है? तो ये सप्लाई करती है रॉ मटेरियल्स इंडियन कंपनी को। ये सिचुआन एयरलाइंस है, इंडियंस कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। तो सिचुआन एयरलाइंस ने कोरोना की वजह से अपनी फ्लाइट जो है वो 15 दिनों के लिए बंद कर दी थी। जब 15 दिनों के लिए बंद कर दी थी तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। इस वजह से जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से मिल नहीं पा रहा था इंडियन कंपनीज को। इसीलिए जो भी मेडिसिन वगैरह इनके कॉस्ट हाई आ रहे थे, तो जो मेडिसिन कंपनीज थी उन्होंने ये ऑब्जेक्शन करा था चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी और साथ में इंडियन गवर्नमेंट को भी कहा था। इस वजह से ये जो सिचुआन एयरलाइंस है इन्होंने अपनी फ्लाइट जो है वो दोबारा रिज्यूम कर दी है। इससे क्या है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है अब वो कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे मेडिसिन वगैरह जो भी है वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगी। तो ये है पूरा आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है वो आपका प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है प्लाज्मा थेरेपी से। इसमें अब क्या कहा गया है, तो जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने ये कहा है कि जो भी कोरोना पेशेंट है, जो भी कोविड के पेशेंट है, उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी करा जाता है तो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है या फिर उससे ज्यादा फायदा मिल नहीं रहा है। अब इसीलिए ICMR ने क्या करा है, जो वो अपनी गाइडलाइंस जारी करती है कि कोरोना पेशेंट को कैसे ठीक करना है या फिर क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उसमें उन्होंने जो प्लाज्मा थेरेपी है उसे हटा दिया, उसे रिमूव कर दिया है। यहाँ पे कुछ डॉक्टरों का मानना ये भी है कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से जो वायरस के न्यू म्यूटेशन जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, यानी एक नए टाइप का वायरस जो है या फिर नए म्यूटेंट्स हैं वो जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, वो जो और भी खतरनाक है। इसमें यही कहा गया है
कि जो भी इंटरनेशनल ट्रायल्स हुए हैं या फिर और भी कई जो भी जनरल निकाले गए हैं इससे रिलेटेड, इसमें यही पाया गया है कि जो भी ये प्लाज्मा थेरेपी वाला जो प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है, वो हेल्पफुल नहीं है अब। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ये जो है वो मिलकर गाइडलाइंस जारी करती हैं। और ये गाइडलाइंस किससे रिलेटेड होती है कि मान लीजिए कोरोना पेशेंट है, कोविड पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होना है, कौन सी मेडिसिन देनी है या फिर कौन सी थेरेपी देनी है, क्या करना है उनके लिए। कि किसी डॉक्टर के लिए कोई डॉक्टर जो है वो बाउंड टू नहीं होता है मानने के लिए। वो चाहे तो मान भी सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी मान सकता। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है जो प्लाज्मा थेरेपी है वो इफेक्टिव नहीं है और इसीलिए आईसीएमआर ने हटा लिया है। जो अगला आर्टिकल है आपका वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में यहाँ से यूएस जो सोल्जर्स हैं वो सितंबर तक जो डेडलाइन है, सितंबर तक डेडलाइन रखी गई है। यूएस सोल्जर्स जो है वो पूरे यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो इसके बाद से होगा क्या? यहाँ पे अफगानिस्तान में जो है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट, जो यहाँ के अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है और जो यहाँ के तालिबान ग्रुप है, उनके बीच हमेशा कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और एक अच्छे लेवल पे वायलेंस देखा जाता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कौन कर रही थी? तो यूएसए जो सोल्जर्स थे वो सपोर्ट करते थे। इस वजह से ये थोड़ा स्ट्रांग हुआ करती थी। और यूएसए सोल्जर्स को और भी कुछ लोग जो वहाँ के लोकल्स थे या फिर जो अफगानिस्तान सिटीजन थे वो भी सपोर्ट करते थे। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है? इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जैसे यूएसए यहाँ से एग्जिट करेगा, जो गवर्नमेंट है पहली बात तो वो वीक हो जाएगी, और जब वीक हो जाएगी तो तालिबान यहाँ पे और ज्यादा क्वांटिटी में वायलेंस कर सकती है और यहाँ पे हार्म पहुंचा सकती है। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि वो सिटीजन, वो लोग जो यूएसए सोल्जर्स से हेल्प करते थे, उनका क्या? कि तालिबान उनकी शुरू से टारगेट करता था। तो तालिबान ने उन्हें वैसे भी धमकी दिया। तालिबान ने कहा है कि अगर जैसे यूएस सोल्जर्स निकलेंगे तो उसके बाद से हम उन्हें टारगेट करेंगे या फिर हम उन्हें एग्जीक्यूट कर देंगे। इस वजह से जो है वो ये आर्टिकल दिया गया है। ये कहा गया कि अफगान्स हु हेल्प द यूएस नाउ दे आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। वो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, वो अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। इसका फायदा उठा के जो तालिबानी जो है वो उन पर अटैक कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बताया जा रहा है? तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो भी इंटरप्रेटर्स थे जिन्होंने हेल्प की थी, जो भी इंटरप्रेटर्स थे या जो सिविलियंस थे, वो क्या कर सकते हैं कि वो उन्हें जो है वो स्पेशल इमिग्रेंट वीजा मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि वो जो दूसरे देश में है वो जा सकते हैं और वहां पे अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये बातें कही गई इस आर्टिकल में। कि आपका जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है ईरान से। ईरान में जो एक गैस फील्ड है जिसका नाम है फरजाद बी गैस फील्ड, फरजाद बी गैस फील्ड। तो इस गैस फील्ड को जो डिस्कवर करा था वो करा था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये जो इंडियन कंपनी है उसने इस गैस फील्ड को डिस्कवर करा था। और ईरान गवर्नमेंट और ओएनजीसी के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था, ये समझौता हुआ था, वो मिलकर इस पे काम करेंगे और मिलकर गैस का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या है? तो ईरान ने जो फरजाद बी गैस फील्ड वाला जो एग्रीमेंट था उससे ओएनजीसी विदेश को जो है वो हटा दिया है, डिच कर दिया है। और उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, वो जो वहाँ के लोकल कंपनी है पेट्रोपर्स, उसे दे दिया है। ईरान ने ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है जो कि इंडिया के लिए काफी नुकसानदायक भी देखा जा रहा है, हार्मफुल देखा जा रहा है। यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया इस मैटर से रिलेटेड। इसमें जो ईरान द्वारा रीजन जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि ईरान और इंडिया के बीच अमेरिका के टेंशन की वजह से काफी गैप आया है। लाइक इंडिया जो है वो खुल के ईरान को सपोर्ट नहीं कर पाता है या फिर खुल के साथ नहीं दे पाता है। इस वजह से ईरान ने भी इससे जो फरजाद भी गैस फील्ड है इसी वजह से ओएनजीसी को हटा दिया है। इस गैस फील्ड को ईयर 2000 में ओएनजीसी विदेश ने डिस्कवर करा था। तो ये ओएनजीसी विदेश ने इसे डिस्कवर करा था और साथ मिलकर एग्रीमेंट हुआ था कि इसे प्रोडक्शन करेंगे, गैस प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अब ये स्टेप ईरान द्वारा लिया गया है। इसमें आगे देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है और उसके बाद से इससे रिलेटेड भी आगे आर्टिकल आएगा, उसके बाद से आगे देखेंगे। अगला आर्टिकल जो है ये काफी न्यूज में रहा है, ये है नारदा स्कैम। नारदा स्कैम या फिर नारदा स्टिंग, इसे नारदा स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन, ये नारदा स्कैम है क्या? ये नारदा स्कैम जो है वो 2014 में करा गया था। इसके द्वारा मैथ्यू ये जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन है ये तो 2014 में मैथ्यू सैमुअल के द्वारा करा गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में मैथ्यू सैमुअल ने क्या चीजें सामने आई थी उनके स्टिंग ऑपरेशन थे। इसमें ये देखा गया था कि जो
तृणमूल कांग्रेस के जो कुछ लीडर हैं, यानी जो तृणमूल कांग्रेस किसकी पार्टी है, तो ये ममता बनर्जी की पार्टी है। तो उसके जो कुछ मेन बड़े लीडर्स हैं, प्लस कुछ जो भी प्लस कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन दोनों को पाया गया कि इन्होंने जो है वो ब्राइब लिया है। इन्होंने एक कंपनी से ब्राइब लिया है और बदले में उसके लिए उसके फेवर में पॉलिसी वगैरह बनाने की बात कही गई है। ये है पूरा नारदा स्कैम। इसमें सीबीआई ने फिलहाल में 4 लोगों को, जो कि इसमें से 2 जो है वो तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं वो हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया है और उसके लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग और उनके जुडिशियल कस्टडी की मांग करी गई है। तो ये स्कैम पूरा इसी से रिलेटेड है। तो इसमें आगे देखेंगे कि इसमें सीबीआई जो कोर्ट है वो क्या एक्शन लेती है। इसमें जो है वो तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जिनके नाम आए हैं। लगभग 11 लीड जो है वो लोग बड़े लोग हैं जिनके नाम आए हैं। तो इसमें आगे डिसीजन होना बाकी है। तो ये अभी ये जो केस है वो कोर्ट में जाएगा, उसके बाद से देखते हैं कि आगे क्या डिसीजन आता है इस पे। फिर नारदा स्कैम ये था। ये जो आपका अगला आर्टिकल है वो आपका रिलेटेड है जॉब से। तो यहाँ पे ये देखा गया है, CMIE की एक रिपोर्ट आई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है अप्रैल महीने में वो और ज्यादा बढ़ी है। और ये जो बेरोजगारी है वो मंथली वाइज बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि 2019-20 में लगभग 85.9 मिलियन सैलरीड जॉब थी, जो कि अप्रैल 2021 तक आते आते 73.3 मिलियन हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 12 मिलियन जॉब्स का लॉस हुआ है। 12 मिलियन जॉब यानी कितना हो गया आपका, 1 करोड़ 20 लाख जॉब जो है वो गई हैं। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है कि जो फर्स्ट वेव आया था कोरोना का, तो कुछ हाल तो उसी में कुछ जॉब उसी में लॉस हो गई थी, लेकिन उसके बाद से कोरोना के बाद से यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी देखी जा रही थी। और उसके बाद से फिर जब सेकंड वेव आया, ये रिकवरी जो है वो फिर से जितना रिकवरी देखा गया था वो फिर से निगेटिव हो गया। और फिर से देखा जाने लगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है अमंग सैलरीड क्लास का मतलब ये हुआ जिनके पास पहले से जॉब थी उनकी जॉब छूटना। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट अमंग सैलरीड क्लास है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LPR। लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब क्या होता है? एक इंडिकेटर है, वो शो करता है कि किसी कंट्री में कितने लोग बेरोजगार हैं। इस इंडिकेटर से शो करा जाता है। जो LPR है वो आपका अप्रैल में कितना है? 40% है। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.5% जो था वो मार्च में था, और जो कि बढ़ के अब 8% हो गया है। यहाँ पे सोल्यूशन क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे सोल्यूशन ये बताया जा रहा है कि कैसे इकोनॉमी सुधरेगी या फिर कैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी, जॉब कैसे आएंगी। इसमें यही कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि हम केवल एक्सपोर्ट के भरोसे डिपेंडेंट नहीं हो सकते इकोनॉमी रिकवर करने के लिए। हमें जो है वो जो डोमेस्टिक डिमांड है उसे भी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी नहीं, डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, तक ये अपनी इकोनॉमी जो है वो नहीं सुधरेगी। जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा कि कंपनीज वगैरह के प्रोडक्शन वगैरह हाई आएंगे, और उसके बाद से जब प्रोडक्शन हाई होंगे तो उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, और लेबर की जरूरत पड़ेगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। ये तभी कम हो सकता है जब तक डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़े ना। ये पूरा इस आर्टिकल में बताया गया है। ये जो आपका अगला आर्टिकल है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। जैसे कि हमें पता है कि वेस्ट बंगाल में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। वेस्ट बंगाल जो है यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे केवल एक ही हाउस है, स्टेट असेंबली है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। यहाँ पे जो है तो ममता बनर्जी ने क्या करा है, जो वेस्ट बंगाल की CM है उन्होंने डिसाइड करा है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे सेटअप करेंगी। तो बंगाल में जो पहले जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन 1969 में इसे हटा दिया गया। 1969 में इसे हटा दिया गया। यहाँ पे हम ममता बनर्जी का देखते हैं, जो इस समय वेस्ट बंगाल की CM है और जो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर है, ये जो दोनों लोग हैं ये अपना स्टेट असेंबली जो इलेक्शन है वो हार गए हैं। तो उसके बावजूद भी ये लोग एक चीफ मिनिस्टर है और एक फाइनेंस मिनिस्टर है। ये कैसे पॉसिबल है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजन क्या है कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो CM बन सकता है या फिर मिनिस्टर बन सकता है अगर वो अपना जो इलेक्शन है अगर वो लॉस कर भी जाता है, लेकिन कब तक? मैक्सिमम तो वो 6 मंथ तक, और उसके बाद से 6 मंथ के बाद से उसे स्टेट जो असेंबली है उसकी मेंबरशिप लेनी होगी। अगर वो स्टेट असेंबली की मेंबरशिप नहीं ले पाता तो उसे CM से या फिर मिनिस्टर पोस्ट से हटा दिया जाएगा। इस केस में हमने क्या देखा? इसमें देखा हमने ममता बनर्जी जो है वो अपना सीट जो है वो हार चुकी है। उसके बाद से उनके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन कौन से? नहीं तो उसमें बाई इलेक्शन और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन होगा तो वहां से जीत सकती है, और नहीं तो अगर वेस्ट बंगाल में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो इसमें आराम से आसानी से नॉमिनेट होके और फिर CM पोस्ट या फिर मिनिस्टर की पोस्ट पाई जा सकती है। तो ये 2 ऑप्शंस थे।
तो इसमें ये वाला ऑप्शन देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ये वाला ऑप्शन ले रही है। इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात कही है। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो क्रिएशन का वो जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 कहता है कि सेंटर चाहे तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में क्रिएट कर सकती है या फिर एबोलिश कर सकती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन अगर उस स्टेट ने उसके लिए जो रिजोल्यूशन है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया है। तो इसमें क्या होना है अब अगर स्टेट असेंबली जो है वो एक रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगा, ये रिजोल्यूशन जो है वो सेंटर के पास जाएगा और सेंटर को इस सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो अगर सिंपल मेजोरिटी से इस रिजोल्यूशन को पास कर देगा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी। ये पूरा आर्टिकल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जो कि वेस्ट बंगाल ने डिसाइड करा है कि वो लोग सेटअप करेंगे। कोरोना की मेडिसिन से रिलेटेड, तो कोरोना की जो मेडिसिन है वो डेवलप कर ली गई है डीआरडीओ द्वारा। इसे डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की टीम ने मिलकर डेवलप कराया है और इसे डीजीसीआई द्वारा, ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा इसे इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन भी दे दी गई है। तो ये जो है ये काफी बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है कोरोना से, इस समय कोरोना की जो सेकंड वेव आई है उसे लड़ने के लिए। इस मेडिसिन का नाम क्या है? तो इस मेडिसिन का नाम है 2DG। 2DG मतलब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इस मेडिसिन को माना जा रहा है कि ये लगभग जून के पहले हफ्ते तक सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में अवेलेबल करा दी जाएगी। मेडिसिन जो है वो पाउडर फॉर्म में होगी। ये मेडिसिन जो है वो पाउडर फॉर्म में होगी, इसे इस पाउडर को पानी में डाल के पीना होगा। दूसरा जो है ये जो मेडिसिन है वो क्या काम करेगी? ये जो मेडिसिन क्या काम करेगी? ये जो भी कोविड पेशेंट है उनका जो कोरोना से फाइट करने का जो है ये मेडिसिन क्या काम करेगी? तो ये मेडिसिन जो है वो जो भी कोरोना पेशेंट है उन्हें फास्ट रिकवरी में हेल्प करेगी। और दूसरा जो है तो कोरोना पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंस पे है, जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है उनकी जो डिपेंडेंसी है वो घटा देगी। तो इस मेडिसिन को काफी बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है कोरोना से जो सेकंड वेव है उसे लड़ने के लिए। इस मेडिसिन पे काफी दिनों से काम चल रहा था और इसे क्लिनिकल ट्रायल के बाद मंजूरी दे दी गई है। ये है पहला आर्टिकल। जो दूसरा आर्टिकल है वो रिलेटेड है बिहार से। यहाँ पे आईएमए ने एक डेटा दिया है। आईएमए क्या है? यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आईएमए के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है डॉक्टर्स की कोविड-19 के सेकंड वेव से वो किस स्टेट में हुई है? सबसे ज्यादा तो हुई है बिहार में। कितनी हुई है? तो 69 डॉक्टर की डेथ हो चुकी है। और उसके बाद में किस स्टेट में हुई है? तो वो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि जो पहला वेव था कोरोना का उसमें 730 डॉक्टर्स की डेथ हुई थी, जबकि जो दूसरा वेव है इसमें ये देखा जा रहा है कि विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम यानी काफी कम समय में ही 244 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। एक जो सिचुएशन है काफी क्रिटिकल समझी जा रही है। इसमें यही कहा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन यही है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके एज सुन एज पॉसिबल इन डॉक्टरों को जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इन्हें वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि कोरोना जो है वो इन्हें कम इम्पैक्ट कर पाए। अभी भी जो हम वैक्सीनेशन रेट देख रहे हैं वो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन वो काफी कम हो गई है, इवन कई स्टेट्स में होल्ड कर दी गई है। ये आईएमए के इस डेटा में, आईएमए की इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये था पूरा द हिंदू का न्यूज एनालिसिस। धन्यवाद।